हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। पार्ट 1 के वीडियो में आपने देखा है बीजीटी को कैसे सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव रीजन में हम कनेक्ट करते हैं और उसके जो बायसिंग टेक्निक्स है और इन सब रीजन का क्या एप्लीकेशंस है वगैरह आपने देख लिया है। अब बीजीटी के पार्ट 2 में फ्लो ऑफ करेंट्स, किस तरह से करंट फ्लो करती है, उसका क्या कंडीशन है, ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द करंट फेनामेना, करंट फ्लोइंग फेनामेना इन द बीजीटी। तो ये क्वेश्चन आता है ये, तो इसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये इसकी जो रीच है चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि जिससे हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर सकें। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग ऑफ बीजेटी, किस तरह से बीजेटी की वर्किंग करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम जहाँ जो एग्जांपल लिया हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिया है। इसमें देखिए दो जंक्शन हैं, एक है इमीटर जंक्शन, दूसरा है कलेक्टर जंक्शन। इमीटर और बेस की जंक्शन को इमीटर जंक्शन और कलेक्टर और बेस की जंक्शन को हम जेसी कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। इसको हम पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक्टिव रीजन को में कनेक्ट करते हैं बीजेटी को, इसके करंट फेनामेना को डिस्क्राइब करने के लिए, किस तरह से करंट फ्लो करती है, तो हम एक्टिव रीजन में कनेक्ट करते हैं। इसके लिए इमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में एंड कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होता है एक्टिव रीजन के लिए, पार्ट 1 में दिया गया है। अब यहाँ पर इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में कनेक्ट करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमको पी से कनेक्ट करना है, जो कि ये हमारा इमीटर टर्मिनल है, और बैटरी के नेगेटिव को हमको एन से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में करना है हमको, और जो कि हमारा जो एन है बी बेस है, बेस टर्मिनल को हमको निगेटिव से करना होगा। तो ये हमारा ये जो इस तरह की पोलैरिटी से कनेक्ट करेंगे बैटरी को, VEB इमीटर टू बेस, ठीक है, इसको हम कर देंगे तो ये हमारा इमीटर जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। सिमिलरली रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है हमको कलेक्टर जंक्शन को, तो कलेक्टर टर्मिनल जो कि हमारा P है उसको कनेक्ट कर देंगे हम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCB से, है ना, रिवर्स बायस में करना है, और N को जो कि बेस टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव से कर देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा एक्टिव रीजन में। अब इसी को हम इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं सिंबलिक फॉर्म में, तो जो कि पहले ही बताया जा चुका है ना। ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा मीटर जंक्शन, और इधर हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में, VEB फॉरवर्ड बायस में और VCB रिवर्स बायस में, सिमिलर वे में जिससे यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर जो करंट है, अब यहाँ पर ये हमने पार्ट 1 में बताया था कि जो करंट जो इमीटर में एरो की डायरेक्शन दी हुई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी बेस टर्मिनल हो जाएगा। अगर यही NPN ट्रांजिस्टर होता तो एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सर्कमफरेंस ऑफ दी सर्किल हो जाता, ठीक है। तो ये PNP का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो एरो की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर ये एरो की डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये फॉरवर्ड में कनेक्ट है, ये जंक्शन अगर फॉरवर्ड में कनेक्ट है, तो करंट की डायरेक्शन ये इस एरो के अलांग होगी, और फॉरवर्ड में हमने लिया भी है, एक्टिव रीजन में जेई जंक्शन फॉरवर्ड में होता ही है, ठीक है। तो यही ही माना जाएगा इसका जो करंट की डायरेक्शन, मतलब एक्टिव रीजन में जो करंट का है वही माना जाता है बीजेटी, मतलब इसकी करंट का डायरेक्शन लिया जाएगा। तो एरो की डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर जब एरो बता रहा है तो करंट आएगी इनवर्ड आएगी, इनवर्ड टुवर्ड्स दी ट्रांजिस्टर आएगा। तो यहाँ पर ये एरो हो जाएगा IE का, इनवर्ड्स दी ट्रांजिस्टर I हो जाएगा। अब इसी ये हो जाएगा हमारा इनकमिंग करंट हो जाएगी। अब ये पूरा ट्रांजिस्टर ऐसे हमारा नोड अगर हम ट्रीट करें, तो जो KCL कहता है कि इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउट गोइंग करेंट्स। तो यहाँ पर जो दो करंट बची हुई है, एक बेस टर्मिनल में, दूसरी कलेक्टर टर्मिनल में, तो IE इनवर्ड हो जाएगा और बाकी दोनों जो करंट होगी वो हो जाएंगी आउटवर्ड हो जाएंगी। तो इसलिए IB की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी और IC की डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर एरो का कहने का मतलब ये है, अगर एरो इस तरह से बना रहेगा PNP के लिए, तो करंट हो जाएगा IE की इनवर्ड और IB IC हो जाएगी आउटवर्ड। अगर यही NPN ट्रांजिस्टर होता, अब करंट और इसमें तो एरो बाहर की तरफ बन जाएगा, तो करंट हो जाएगी IE आउटवर्ड और बाकी दोनों क्या हो जाएंगी, इनवर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर ये जंक्शन, क्योंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में ही है, तो फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होगा कि ये P टाइप है जो इमीटर जंक्शन है, जो कि इसकी जो डोपिंग लेवल बहुत हाईएस्ट है, इमीटर एरिया का
इमीटर साइड ट्रांजिस्टर के इमीटर साइड की में जो डोपिंग होती है वो हाईएस्ट होती है, और हाईएस्ट होने से यहाँ नंबर ऑफ जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। यानी कि ये पी टाइप कहा तो यहाँ पर होंगे जो चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होल्स होंगे। तो होल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB, है कि नहीं। तो VEB का जो नेगेटिव साइड ये है, इससे ये होल्स, यहाँ के जो होल्स हैं मेजॉरिटी में वो अट्रैक्ट होंगे इधर। और साथ में जो बेस एरिया है वो है बहुत ही लाइटली डोप्ड है, बहुत ही कम डोपिंग है इसकी। सबसे लीस्ट डोपिंग बेस की होती है, सबसे हाईएस्ट इमीटर की, उसके बाद कलेक्टर की, और लास्ट में बेस की होती है। तो इसमें जो डोपिंग है सबसे लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि बहुत ही कम नंबर में होंगे इन कंपैरिजन टू इमीटर। तो वो भी भले कम ही क्यों ना हो, जो भी होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी का, दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेस रीजन, दैट इज N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द VEB, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इधर के जो होल्स हैं बहुत ज़्यादा संख्या में वो इधर आएंगे, राइट वर्ड, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो यहाँ पर ये केस बनेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास, हमने एग्जांपल ले लिया कि इतने होल्स हैं, ठीक है, होल्स तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो लेकिन हमने एग्जांपल लिया कि इतने होल्स हैं, और दीज होल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दीज बैटरी, तो ये आगे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर बैटरी की पोलैरिटी के कारण ये होल्स आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अब इसमें ड्यू टू द फ्लो ऑफ दीज होल्स, इन होल्स के जो मूवमेंट के कारण, फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसका नेम दिया गया है IPE, मतलब करंट ड्यू टू होल्स इन इमीटर रीजन। E फॉर इमीटर और P यहाँ की, क्योंकि P रीजन का ये होल्स के कारण है, और होल्स के डायरेक्शन के एलांग करंट होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट होती है। ओके, तो ये तो हो गया कि करंट ड्यू टू होल्स ऑफ इमीटर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब दूसरा साथ में ये भी होगा, क्योंकि जो बेस एरिया का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द इमीटर साइड। अब जबकि अब यहाँ पर बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि बहुत ही कम नंबर में होंगे, क्योंकि यहाँ की डोपिंग सबसे कम है, तो फिर भी अट्रैक्ट होंगी। मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में दिखाया है, तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में है, जिससे कि इस कंपेरिजन क्लियर हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, अब उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि वो जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये भी करंट हो जाएगी। INE मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, N फॉर इलेक्ट्रॉन है ना, P होता है होल्स के लिए, N होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और E होता है इमीटर रीजन यहाँ पर है। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन इमीटर रीजन। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही करंट की डायरेक्शन सेम हो गई है, जबकि होल्स इधर जा रहा है राइटवर्ड और इलेक्ट्रॉन लेफ्टवर्ड जा रहा है। तो वही बात है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा होल्स के एलांग होती है फ्लो के, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होती है। इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसकी करंट इधर होगी। अब यहाँ पर करंट की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पर जो एरिया बना हुआ एरो का IPE का, इसीलिए हमने वाइट बनाया हुआ है I के लिए, IPE के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसीलिए इस एरो का जो INE है, इसका एरिया हमने बहुत ही पतला थिन बनाया हुआ है इस एरो को। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों करंट IPE और INE, ये दोनों करंट कंबाइंडली IE करंट बोली जाएंगी, क्योंकि जो IE टोटल करंट है वो दिस करंट इज ड्यू टू IPE एंड INE। जो होल्स राइटवर्ड गए और जो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्टवर्ड आए, लेफ्ट है ना, तो दोनों का समेशन हो जाएगा हमारा IE। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये होल्स मूव कर रहे थे उसी टाइम ड्यूरेशन में होल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि होल से रिकम्बाइन करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन तो लेफ्टवर्ड जाएंगे जो कि INE देंगे, ये करंट हो जाएगा उसके कारण, और कुछ इलेक्ट्रॉन इन होल से रिकम्बाइन करेंगे। यानी कि रिकम्बाइन का मतलब ये हुआ, रिकम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द वैकेंसी ऑफ होल। होल क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी वैकेंसी में वो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर डिसअपियर हो जाएगा। तो वो प्रोसेस भी साथ में होगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कुछ रिकम्बाइन भी होंगे। तो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है, कि जो कि बेस का है, एन बेस रीजन हमारा N रीजन है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यहाँ पर हैं, वो इन 3 होलों से रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो रिकम्बिनेशन के बाद क्या होगा कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन और तीनों होल्स
डिसअपियर हो जाएंगे। अभी डिसअपियर होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिकम्बाइन हुए उसको फिल करने के लिए, यानी कि वो जो यहाँ पर इसकी जो कमी हो गई इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जो डिसअपियर हो गए हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो बैटरी है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल सप्लाई करेगा। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर आ जाएंगे, कि जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो गायब हुए थे, डिसअपियर हुए थे, वो यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, एक करंट भी आ जाएगी। तो उस करंट को यहाँ पर हम नेम दे देंगे ये, कि अब ये जो IPE माइनस IPC1 हो जाएगा। क्यों? IPC1 क्या है? अब IPC1 को हम आगे समझने के लिए, जब ये होल्स जो आगे बढ़ेंगे तो यही बनाएंगे हमारे, ये होल्स हमारा आगे बढ़ा, जो बचे हुए होल्स थे रिकम्बिनेशन के बाद। और ये क्योंकि ये होल्स आगे बढ़े तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेंगे और इसी डायरेक्शन में करेंगे, और उस करंट को नेम दे दिया गया है IPC1। तो ये यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि क्योंकि जो ग्रीन कलर की जो एरो है ये क्या बना रही है, IPE है ना। ये IPE किसके लिए, किस कारण से है? यहाँ पे जो होल्स मूव कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उसमें से कुछ, यानी कि जो हमने 3 होल्स दिखाया था रिकम्बाइन हुए थे, तो वो होल्स के नंबर कुछ कम हुए, तो इसका जो एरिया है एरो का, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम कर दिया इन कंपैरिजन टू IPE। तो ये जो बचा IPC1, तो IPE आ रहा था और मिला कितना, IPC1। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, IPE माइनस IPC1। तो वो यहाँ पर करंट डाउनवर्ड हो जाएगी, क्योंकि वही तो रिकम्बाइन हुआ था। अब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डिसअपियर हुआ था 3 इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, यहाँ से जो बैटरी आई थी उसका फ्लो यहाँ से इधर ऊपर की तरफ था, बेस की तरफ था। तो करंट भी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IPE माइनस IPC1। तो ये बेस करंट का एक पार्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इमीटर करंट, जो कि हमारा हो गया IE इक्वल टू IPE प्लस INE, और दूसरा यहाँ पर IPC1 बन रहा, वो कलेक्टर करंट का एक पार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि ये जो बायस है कलेक्टर बेस जंक्शन, वो है हमारा रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करती है। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, हमने उसमें PN जंक्शन डायोड के एनालिसिस में बताया है, उसमें देख लीजिएगा। रिवर्स बायस में ICO रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो तो करती है, लेकिन वो उसका जो रीजन है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, ओके। तो उसके कारण अब इसे माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा ICO, है ना, जो होता। अब यहाँ पे C क्यों यूज किया गया, क्योंकि हमने जो डायोड में बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 IO होती है, यहाँ पे ICO, क्योंकि ये कलेक्टर बेस जंक्शन, इसलिए IC यहाँ लिया गया। अब ICO जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ IPCO और INCO। क्यों IPCO? क्योंकि P में माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे तब के लिए, और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के कंबाइंड जो फॉर्म होगा वो हमारा हो जाएगा ये करंट ICO, दैट इज इक्वल टू IPCO प्लस INCO। अब ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन देखिए जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जो हमारा जो कलेक्टर करंट आएगा वो IPC1 माइनस ICO हो जाएगा। IC इक्वल टू IPC1 हो जाएगा इधर, और माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब हम माइनस में ही क्यों होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स बायस में, इसलिए इस करंट की जो डायरेक्शन है इस तरह लेफ्टवर्ड होगी, ओके। अब तो यहाँ पर जो हमारा IC करंट हो जाएगा, IC इक्वल टू IPC1 माइनस ICO हो जाएगा, और ICO क्या है, IPCO प्लस INCO हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि जो IPC1 है ये वाला, और IE में जो रेशियो देखा जाए वो हमने मान लिया कि IPC1 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE जो इनकमिंग करंट है उसका क्या है, अल्फा टाइम्स है। तो सीधी सी बात है IPC1 की वैल्यू इससे कम ही होगी, क्योंकि हमने इसीलिए बनाया ही है, ये एरो का जो विड्थ है इसीलिए बनाया है। और जो IPC1 का जो रोल है वो नंबर ऑफ होल्स के कारण है, और होल्स के नंबर तो हमने 3 दिखाए ही कम हो गए हैं रिकम्बिनेशन के कारण, तो ये कम होगा ही, इसलिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। रेशियो है IPC1 इक्वल टू अल्फा IE। तो इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे तो IC हो जाएगा हमारा अल्फा IE माइनस ICO हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अल्फा निकाल लिया हमने, IC प्लस ICO
डिवाइडेड बाई आई ई हो जाएगा। यहाँ पर जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आई सी प्लस आई सी यू अपॉन आई हो जाएगा। अब आई सी यू की वैल्यू क्या होती है, निग्लिजिबल होती है, तो ये सिंपली जो फॉर्मेट आ जाएगा अल्फ़ा का आई सी अपॉन आई। अब अल्फ़ा क्या है, ये है कॉमन बेस, एक्चुअली ये है क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। आगे इसको देखते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें ये करंट गेन है, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट आई सी, इनपुट करंट आई ई का रेशियो है अल्फ़ा, जो कि लेस देन 1 होता है। और अल्फ़ा की रेंज होती है 0.90 से लेकर के 0.999 तक होती है। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, करंट गेन अल्फ़ा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो हमने बताया था कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके के होते हैं ट्रांजिस्टर में, 3 तरीके से हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बायसिंग अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। बायसिंग तीनों कॉन्फ़िगरेशन में होगी। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन बेस हो गया, कॉमन कलेक्टर। इसमें इनपुट और आउटपुट डिसाइड करना होता है कि इनपुट हम किसके बीच में लगाएंगे और आउटपुट किससे ऑब्टेन करेंगे। तो जैसे कॉमन इमीटर हो गया पहला, दूसरा हो गया कॉमन बेस हो गया, तीसरा हो गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर जैसे ये है हमारा, ये ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी, एरो देखिए, एरो बेस की तरफ है, ये हो गया हमारा एनपीएन, एरो बाहर की तरफ है, इसलिए एनपीएन हो गया। एरो वाला जो टर्मिनल होगा इमीटर हो जाएगा, जो लाइन वाला टर्मिनल है वो बेस हो जाएगा, और जो बचा हुआ टर्मिनल कलेक्टर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से कॉमन बेस भी बात करें हम। अब यहाँ पर कॉमन इमीटर है, इसको पहले बता दें, जो टर्मिनल कॉमन करेंगे, यहाँ पर इमीटर को हमने कॉमन रखा है, तो कॉमन वाले टर्मिनल को हम नीचे तरफ बनाएंगे। ठीक है, और बाकी को अब यहाँ पर हम बेस को लेफ्ट वार्ड बनाएंगे, जिसमें हमको इनपुट देना है, कलेक्टर में आउटपुट लेना है। इसी तरह से कॉमन बेस को हमने, बेस जो कॉमन टर्मिनल है उसको डाउनवर्ड रखा है, और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर वाले टर्मिनल को हमने डाउनवर्ड में रखा, नीचे की तरफ रखा हुआ है। ये ध्यान रखना है जरूरी, जो कॉमन होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनपुट किसके किसके बीच लगाते हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले कॉमन इमीटर की बात करें तो इनपुट अप्लाई होगा बिटवीन बेस एंड इमीटर। तो बेस हमारा ये हो गया और इमीटर ये हो गया, तो इसके बीच में हमारा इनपुट अप्लाई हो जाएगा। देखिए, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, दोनों ही केस में इनपुट हमारा बेस और इमीटर के बीच में अप्लाई हो रहा है। आउटपुट हो जाएगा कॉमन इमीटर में कलेक्टर एंड इमीटर के बीच से आउटपुट ऑब्टेन कर लिया जाएगा। यहाँ पर कलेक्टर और इमीटर के बीच से आउटपुट ले लिया जाएगा। इसी तरह से आते हैं हम कॉमन बेस में। कॉमन बेस में इनपुट अप्लाई हो जाएगा इमीटर एंड बेस के बीच में, इमीटर एंड बेस, ये हमारा इमीटर टर्मिनल होगा, ये कॉमन हमारा टर्मिनल बेस का है। तो इमीटर और बेस के बीच में हम इनपुट अप्लाई कर देंगे, और कलेक्टर एंड बेस से हम आउटपुट ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पर कलेक्टर एंड बेस के से हम आउटपुट ऑब्टेन कर लिया जाएगा। कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इनपुट अप्लाई होगा बेस एंड कलेक्टर के बीच में, कलेक्टर टर्मिनल डाउनवर्ड रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और इमीटर विल ऑब्टेन फ्रॉम इमीटर एंड कलेक्टर से, इमीटर और कलेक्टर से आउटपुट ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बता रहे हैं ट्रिक कि कॉमन इमीटर अगर है, मतलब कोई भी कॉमन हो, पहले तो वो कॉमन टर्मिनल तो उसको छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि कॉमन इमीटर है, तो इमीटर टर्मिनल को छोड़ दीजिए, बचेगा क्या, बेस और कलेक्टर बचेगा। ठीक है, इमीटर में तो हम, इमीटर तो दोनों में ही रहेगा। देखिए, जैसे इमीटर कॉमन है तो इमीटर दोनों में है, बेस कॉमन है तो बेस तो रहेगा ही रहेगा, कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर रहेगा ही रहेगा, बचेगा ये दोनों हमको सेट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, बचेगा क्या, बेस और कलेक्टर बचा। तो इनपुट के लिए मतलब आउटपुट के लिए हमेशा, अगर आउटपुट के लिए ऑप्शन में कलेक्टर है ना, अगर कलेक्टर है, कॉमन छोड़ने के बाद जो दो बचेंगे अगर उसमें से कलेक्टर है तो कलेक्टर से आउटपुट लिया ही जाएगा 100%। तो कलेक्ट मतलब कन्फर्म हो गया, अगर कलेक्टर अवेलेबल है तो यहाँ से आउटपुट ही लिया जाएगा, इनपुट कभी नहीं होगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया। अब बचेगा क्या, बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा इनपुट। ठीक, इसी तरह से कॉमन बेस में आते हैं हम। कॉमन बेस में बचा क्या, बेस कॉमन होगा तो क्या बचा, इमीटर और कलेक्टर बचा। अब कलेक्टर है ऑप्शन में तो कलेक्टर में रहेगा आउटपुट, और जो बाकी बचा वो हो जाएगा इमीटर, इमीटर से हो जाएगा, इमीटर में हो जाएगा इनपुट। अब कॉमन कलेक्टर, अब यहाँ पर दूसरा ट्रिक, पहली ट्रिक तो हमने बता दी, अगर कलेक्टर अवेलेबल है तो वहाँ से आउटपुट हो जाएगा। दूसरा, अगर बेस अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कलेक्टर अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, कलेक्टर जब कॉमन हो गया है, पहले तो हम देखेंगे कलेक्टर की बात, बेस पे तब नहीं, पहले नहीं देखेंगे। ठीक है, और बेस पे भी देख सकते हैं। तो अगर दूसरा है कि कलेक्टर, ठीक है, अब दूसरा ट्रिक है कि अगर बेस अवेलेबल है
तो बेस से हमेशा इनपुट होगा, बेस से हमेशा इनपुट होगा और कलेक्टर से हमेशा आउटपुट होगा। ये कब की बात करें, जब अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले केस में बेस अवेलेबल था तो इनपुट हो गया, कलेक्टर भी अवेलेबल था तो आउटपुट हो गया। ये मतलब ये जो ट्रिक है ये इसमें तो पूरी फिट बैठ रही है कि बेस भी अवेलेबल है और कलेक्टर भी, तो कलेक्टर में हो जाएगा आउटपुट और बेस में हो जाएगा इनपुट। अब यहाँ पर क्या अवेलेबल जो है एमीटर है, कलेक्टर है, तो बेस अवेलेबल है नहीं क्योंकि बेस तो कॉमन में चला गया, तो ठीक है कलेक्टर में आउटपुट तो होगा ही, जो बचा उसमें हो जाएगा इनपुट। इसी तरह से कलेक्टर में बेस अवेलेबल है क्योंकि अब कलेक्टर है नहीं, क्योंकि कलेक्टर तो कॉमन में चला गया, तो बेस में हो जाएगा हमारा इनपुट और इमीटर से ले लिया जाएगा आउटपुट। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, तो जिससे आसानी होगी इसको कॉन्फ़िगर करने में और लिखने में ही आसानी होगी। कुछ अगर ये ट्रिक याद है, टेबल अपने आप उसी ट्रिक से बन जाएगी और सारे फिगर अपने आप बन जाएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ईमेल आईडी दिया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी दिया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।